नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं नु चौधरी। और वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। यूपी सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा को मंजूरी दिए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यूपी सरकार अपने आदेश पर पुनर्विचार करे, नहीं तो हमको जरूरी आदेश देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर किसी के लिए काफी अहम विषय है। किसी भी व्यक्ति का जीवन सबसे अहम है, जबकि धार्मिक और अन्य भावनाएं मौलिक अधिकार के अधीन ही हैं। सर्वोच्च अदालत में अब यह मामला सोमवार को सुना जाएगा। यूपी सरकार को एक बार फिर सोमवार को अपना जवाब देना होगा। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिट्टी धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा विदिशा के गंजाब सौदा में गुरुवार शाम को हुआ। बताया जा रहा है कि लाल पठार गांव में एक कुएं में बच्चे के गिरने के बाद लोग उसे निकालने पहुंचे थे, लेकिन भीड़ की वजह से कुआं धंस गया, जिसके चलते करीब 30 से ज्यादा लोग अंदर जा गिरे। हादसे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान करीब 19 लोगों को बाहर निकाला गया और अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। यहां दानमार इलाके के आलमदार कॉलोनी में सेना ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर शुक्रवार को तड़के तब शुरू हुआ जब सुरक्षा बलों को आलमदार कॉलोनी को लेकर विशेष इनपुट मिला था। इसके बाद जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और फिर दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का विशेष अभियान जारी है। इसी अभियान के तहत बीते कुछ दिनों में सेना लगातार आतंकियों की मौत को घाट उतार रही है। गौरतलब है कि इससे पहले पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें 3 आतंकी मार गिराए थे। मारे गए आतंकियों में पाकिस्तान के रहने वाले लश्कर का आतंकी अयाज भी शामिल था। कोरोना की स्थिति को लेकर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी का मंथन। कहा, तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं हम। 6 राज्यों में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या चिंताजनक। भारत में कम होते कोरोना मामलों के बीच दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.99% पर आ गया है। वहीं देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.28% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 38,949 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 542 मरीजों की मौत हुई। नए मामलों के बाद देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,10,26,829 हो गई। पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 40,026 मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,01,83,876 हो गई। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 34 नए मामले सामने आए, जबकि 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रदेश के 22 जिलों में से 10 जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला, जिसके बाद कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम में 3, फरीदाबाद और हिसार में 4 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही पानीपत में 1 और पंचकुला में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 43 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद कोरोना रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। इलाज के बाद अब तक 7,59,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,578 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। अंबाला कैंट में 1857 की क्रांति को लेकर एक वॉर मेमोरियल स्मारक बनाया जा रहा है, जिसके निर्माण कार्य का जायजा लेने शुक्रवार को गृह मंत्री अनिल विज, मुख्य सचिव विजय वर्धन और इतिहासकार पहुंचे।
इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इतिहास में यह दर्ज है कि आजादी की पहली लड़ाई मेरठ से आरंभ हुई थी, लेकिन हरियाणा के कुछ इतिहासकारों ने इसकी खोज की है कि मेरठ से 10 घंटे पहले अंबाला में क्रांति की शुरुआत हो गई थी। विज ने कहा कि यह मामला मैंने विधानसभा में कई बार उठाया कि अंबाला में शहीदों के लिए स्मारक बनना चाहिए और सरकार ने इसको बनाने का फैसला किया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के आपसी विवाद पर अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टूटने के कगार पर है। हर प्रदेश में इनके नेताओं के बीच आपसी झगड़े हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र उचाना कलां के विकास के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कई नई घोषणाएं की। इसमें उचाना में एक और नया महिला कॉलेज, एक रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने समेत क्षेत्र के औद्योगिक, नहरी, ग्रामीण सड़क विकास आदि से संबंधित कई बड़ी घोषणाएं शामिल हैं। डिप्टी सीएम ने उचाना हलके से पहुंचे एक एक व्यक्ति से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं को तसल्ली से सुना और उनका समाधान किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ को 2 करोड़ रुपए की सौगात दी, जहां कई पार्षद और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। मूलचंद शर्मा ने बताया कि सीएम मनोहर लाल की 5 करोड़ की घोषणाएं जल्द पूरी होंगी। कोरोना में कमी आने के बाद प्रदेश के स्कूलों में शुक्रवार से 9वीं से 12वीं तक की क्लासें शुरू हो गई। ये आदेश सरकारी और निजी स्कूलों में लागू किए गए। स्कूलों को खोलने और बच्चों के स्कूल आने के लिए माता पिता की अनुमति ली गई थी। इसके साथ ही बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास का विकल्प है। क्लासें शुरू करने के लिए स्कूल में कोरोना नियमों को सख्ती से लगाए गए हैं। स्कूल में आ रहे बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पलवल जिले में हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग के आदेश पर स्कूल खोले गए। स्कूल खुलने से बच्चे बहुत खुश नजर आए। स्कूलों में बच्चों को पहुंचने से पहले तापमान मापा गया और बच्चों के हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। जींद के स्कूल से सुकून देने वाली खबर सामने आई है। बच्चों ने स्कूल खुलते ही सुकून देने वाली प्रार्थना कर भगवान से दुआएं मांगी। ये तस्वीरें जींद के डीएवी स्कूल की हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर खत्म होने के बाद हरियाणा सरकार के आदेशों पर एक बार फिर से स्कूलों को खोल दिया गया। स्कूलों को खुलने से जहां बच्चों में खुशी की लहर है, वहीं टीचर्स भी स्कूल खुलने से प्रसन्न नजर आ रहे हैं। झज्जर के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में सरकार के गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया। सभी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया गया। फतेहाबाद के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहले दिन कम संख्या में छात्र पहुंचे। कोविड-19 के नियमों की पालना की गई। कलानौर में राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय की जर्जर बिल्डिंग को तोड़े 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अधिकारियों की ढिलाई के चलते अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया, जिसके चलते छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल प्रशासन ने पुराने स्कूल को तोड़कर नए स्कूल बनाने की बात कही थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने लड़कियों को गवर्नमेंट बॉयज मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने 30 जून को पत्र लिखकर अब मॉडल संस्कृति स्कूल से डबल शिफ्ट में स्कूल संचालित करने में असमर्थता जताई है। अभिभावकों का कहना है कि पुराने भवन इतना जर्जर हो चुका है कि बारिश के मौसम में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि कलानौर की विधायक शकुंतला खट्टक ने फोन पर बताया कि उन्होंने विधानसभा में भी लड़कियों के जर्जर स्कूल भवन का मुद्दा उठाया था। जल्द ही लड़कियों के सामने आ रही समस्या को सरकार के सामने उठाया जाएगा। रेवाड़ी में सेक्टर 18 स्थित महिला महाविद्यालय में एबीवीपी की छात्राओं ने प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर धरना देते हुए कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए।
छात्रों की शिकायत है कि कॉलेज के शौचालयों में लंबे वक्त से ताले लगे हुए हैं, जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, छात्रों का यह भी आरोप है कि कॉलेज में पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं है और इसकी शिकायत करने पर कॉलेज प्राचार्य समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही। रेवाड़ी में नगर परिषद के अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि बिना कमीशन दिए अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसी को लेकर नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि शहर में 50 अवैध रूप से इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन के अधिकारी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं सर्कुलर रोड पर दर्जनों की संख्या में अवैध रूप से अस्पताल का निर्माण हो चुका है। कुछ लोगों द्वारा सीएम विंडो और अन्य उच्च अधिकारियों के खिलाफ शिकायत लगाने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। एक तरफ महंगाई की मार से आम लोगों में हाहाकार है, लेकिन दूसरी ओर नीलोखेड़ी की तरावड़ी अनाज मंडी में बनी अटल किसान मजदूर कैंटीन महंगाई की आंच दूर रहकर भी सस्ते दाम पर लोगों को भरपेट खाना दे रही है। यहां रोजाना 450 से ज्यादा लोग सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन का आनंद ले रहे हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीनों को चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने की पहल की है। तरावड़ी में कैंटीन की देखरेख कर रही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि महिलाओं द्वारा संचालित इस कैंटीन में उच्च गुणवत्ता वाला खाना दिया जाता है। महंगाई के बीच 10 रुपए में भरपेट खाना खाकर किसान और मजदूर काफी खुश हैं, तो वहीं दूसरी ओर कैंटीन की वजह से महिलाओं को रोजगार का अवसर मिल रहा है। गोहाना के गांव अहमदपुर माजरा में नहर टूटने से 200 एकड़ फसल खराब हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ट्रेन के पानी को जल्द नहीं रोका गया तो पानी खेतों से होते हुए उनके गांव और घरों में भी घुस सकता है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार अधिकारियों को फोन पर सूचना दी गई, लेकिन कई घंटों के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। वहीं ग्रामीणों ने ड्रेन की समय पर सफाई न होना ड्रेन की टूटने की वजह बताई है। साथ ही ग्रामीण सरकार से उनकी खराब हुई फसलों को जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग भी कर रहे हैं। जिलाना में थाना प्रभारी की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान थाना प्रभारी समरजीत ने पुराना बस स्टैंड पर नाका लगाकर 2 पहिया वाहन चालकों की जांच की और बिना हेलमेट वाले लोगों को हेलमेट पहनने की नसीहत दी, तो वहीं ऐसे लोगों से हेलमेट भी मौके पर ही खरीदवाए जिनके पास ना कोई कागजात और ना ही हेलमेट था। थाना प्रभारी समरजीत सिंह ने बिना हेलमेट 2 पहिए वाहन चला रहे लोगों को सख्त हिदायत देते हुए समझाया कि वो यातायात के नियमों का पालन करें। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों का एक दल निरीक्षण करने पहुंचा। प्रदेश में चल रही कायाकल्प योजना के तहत अस्पताल का निरीक्षण करने आए दल ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही टीम द्वारा अस्पताल परिसर की सफाई व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, अस्पताल की तमाम सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया गया। दरअसल सरकार द्वारा नागरिक अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए कायाकल्प योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है। तो शाम के खानक गांव में टायरों को जलाकर तेल निकालने वाली फैक्ट्री के जहरीले धुएं से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि जहां प्रदेश सरकार प्रदूषण के कारण किसानों को खेत में पराली जलाने पर रोक लगाई हुई है, वहीं फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। वहीं गांव के सरपंच ने बताया कि इस समस्या की सूचना ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को दी है, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इसी को लेकर ग्रामीणों ने मांग की है कि इस फैक्ट्री पर कार्रवाई की जाए। डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार किए गए 5 किसानों की रिहाई के लिए किसान मंच अब खुलकर सामने आया है। इसी को लेकर किसानों ने 17 जुलाई को एसपी कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी थी। घेराव को लेकर हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा का कहना है कि कल प्रदेश भर से किसान सिरसा में इकट्ठे होंगे और एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। इस
इस कार्यक्रम में संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेता भी पहुंचेंगे। किसानों के घेराव को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। पुलिस का कहना है कि किसी को कानून व्यवस्था बिगाड़ने नहीं दी जाएगी। अगर कोई माहौल खराब करता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें सामने आ रही है। अब हिसार के रहने वाले एक सरकारी ठेकेदार ने फतेहाबाद जन स्वास्थ्य विभाग के जेई पर उससे 2 लाख रुपए रिश्वत लेने और दोबारा फिर 2 लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, ठेकेदार ने घूस देने पर मना करने पर फोन पर जान से मारने की धमकी देने और गालियां देने का आरोप लगाया है। हिसार पुलिस ने जेई के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फतेहाबाद में नगर परिषद और प्रॉपर्टी डीलर के बीच विवाद सुलझा। विवाद सुलझने के बाद काम पर लौटे सफाई कर्मचारी। शहर में लगे कूड़े के ढेरों को हटाने में जुटा विभाग। करनाल के कछवा रोड पर पश्चिमी यमुना नहर में डूबने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने खेल में नहर में छलांग लगाई तो उसके लिए मौत की छलांग साबित हुई। मृतक के दोस्तों का कहना है कि वो नहर में नहाने की योजना बना रहे थे। इतने में विशाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के लिए पुल से छलांग लगाने की जिद की और नहर में उतर गया। छलांग लगाने के बाद जब उसने नहर को पार करने की कोशिश की तो वो पानी के बहाव तेज होने की वजह से डूब गया। उसके दोस्त ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। राय के गांव नसीरपुर में एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। शख्स ने खुदकुशी से पहले एक वीडियो बनाकर एक शख्स और उसकी महिला मित्र पर आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप लगाया है, जिसके आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। सोनीपत के लिवान राठ थाना से सीआईए वन ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस समेत चोरी की गई गाड़ियां बरामद की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी जोगिंदर उर्फ मामा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसने कई राज्यों से 40 से ज्यादा वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। पूरे मामले को लेकर डीएसपी ने बताया कि आरोपी जोगिंदर ने एक हफ्ते पहले दिल्ली से एक गाड़ी चोरी की थी और उसी के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पलवल में सेना की गुप्त सूचनाओं को पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी को देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सुरेंद्र बताया जा रहा है, जो कि हरियाणा पुलिस में बतौर सिपाही के पद पर तैनात है और पलवल लघु सचिवालय में डीपीओ गार्ड में ड्यूटी करता है। पलवल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी सिपाही सुरेंद्र लगातार सेना की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान के गुप्तचर एजेंसी को दे रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पलवल पुलिस ने आरोपी सिपाही को लघु सचिवालय से ही गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी सेना का पूर्व जवान रह चुका है और सेना से रिटायर्ड होकर हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुआ था। पुलिस ने खुलासा किया है कि फेसबुक के जरिए आरोपी सिपाही का संपर्क पाकिस्तानी एजेंसी में काम करने वाली किसी महिला से हुआ था। उसी महिला के संपर्क में आकर वो भारतीय सेना की गुप्त सूचनाओं को पाकिस्तानी एजेंसी को दे रहा था। इसकी एवज में आरोपी सिपाही पाकिस्तानी एजेंसी से पैसे ले रहा था। पूछताछ में यह भी पता चला है कि आरोपी सिपाही पाकिस्तानी एजेंसी से अब तक करीब 70,000 रुपए ले चुका है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड भी बरामद किए। यमुनानगर के गांव रामपुर कम्युआन में एक किसान के धान के खेत में अजगर मिलने से गांव में दहशत फैल गई। सोनीपत नगर निगम क्षेत्र के तहत आने वाले महापुरुषों की प्रतिमाएं इन दिनों शराबियों का अड्डा बनी हुई हैं, जहां सोनीपत के अंबेडकर चौक पर लोग सरेआम शराब पीते नजर आते हैं। दिन के साथ साथ ये शराबी रात के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पीछे बैठकर जाम छलकाते हैं, जिससे वहां गंदगी का अंबार देखा जा सकता है। राधौर के यमुना नदी के नकली घाट पर यूपी को जोड़ने वाले ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की बारिश के बाद पोल खुल गई। मानसून की पहली बारिश से सिर्फ 60,000 क्यूसेक पानी पहुंचने से ही ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि ओवरब्रिज के निर्माण में करोड़ों रुपए लगाए गए थे।
वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि सिर्फ 60,000 क्यूसेक पानी पहुंचने से ओवरब्रिज के पक्के किनारे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों ने क्षेत्र के निर्माण कार्य की जांच करने की मांग की है। प्रदेश भर में लूटपाट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फरीदाबाद में भी दुकानदार के साथ लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दुकानदार अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था। इस दौरान 3 बाइक सवार बदमाशों ने आकर गन पॉइंट के सहारे दुकानदार के साथ लूटपाट की। उधर मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत में बैंकों और एटीएम में चोरी और लूटपाट की घटनाएं सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। इस तरह की वारदात की मुख्य वजह एटीएम में सुरक्षा की कमी की वजह से होती है। कई एटीएम में सुरक्षा गार्ड तक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से चोर ऐसे एटीएम को अपने टारगेट बनाते हैं। अब प्रशासन ने ऐसे एटीएम की पहचान करने का फैसला लिया है जहां सुरक्षा इंतजाम की कमी है। प्रदेश में चोरी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला हांसी से सामने आया है, जहां बुधवार रात चोरों ने एक घर से करीब 50 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। करनाल में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चारों चोर किसानों को अपना शिकार बनाकर उनके घर खेतों से चोरी करते थे। पुलिस को जानकारी मिली थी कि चोरों का एक गैंग कहीं पर वारदात को अंजाम देने वाला है, जिसके बाद पुलिस चारों को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है। पुलिस ने 4 में से 3 चोरों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मौके से फरार हो गया। पॉपुलर शो बालिका बधू समेत कई बड़े शो और फिल्मों का हिस्सा रही दिग्गज अदाकारा सुरेखा सीकरी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। शुक्रवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। एक्ट्रेस लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। दो 2020 में सुरेखा सीकरी को दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक आया था, तभी से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। 2018 में सुरेखा को पैरालाइटिक स्ट्रोक आया था। 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी सुरेखा के निधन से बॉलीवुड और टीवी गलियारों में शोक की लहर है। सिलेबस ने सुरेखा के निधन